चलिए भाई फिर शुरू करते हैं आज की बातचीत। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला में। मुद्दे पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो आपका इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल सिस्टम का नेशनल इनकम और जीडीपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जिस पर आज हम लोगों की चर्चा होने वाली है। आज की क्लास को शुरू करने के पहले आज की बात, आप सभी को आने वाले 9 वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। सब कुछ बेहतर है आपके जीवन, इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बेहतर सफलता। नया वर्ष आपके लिए बहुत 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 बेहतर हो मेरी तरफ से, और मेरी बहुत सारी शुभ। पिछली जो हम लोगों की मुलाकात हुई थी उसमें हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी पर बातचीत की। क्लियर है? आज नेशनल अकाउंट और जीडीपी पर हम बातचीत करने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है ये चर्चा का हिस्सा बना था, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया कहते हैं। और फिर मॉनेटरी पॉलिसी कितने प्रकार की होती है, तो एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, ये सब चर्चा का हिस्सा बना हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा मॉनेटरी पॉलिसी टू क्या होते हैं, तो रेट्स पर हम लोगों ने बातचीत की। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, आरआर है, एसएलआर है, एमएसए, एफएमसी, सब पर हम लोगों ने खूब चर्चा की। बैंक रेट है, बेस रेट, विधिवत बातचीत की। उसके बाद हम लोगों ने इस पर कुछ टॉपिक्स पर, इन दोनों टॉपिक्स पर, मॉनेटरी पॉलिसी उसके टॉपिक एक ही है, लेकिन इन दो मुद्दों पर हम लोगों ने कुछ एम सॉल्व किए, जैसे हम लोगों की हमेशा बातचीत होती है बिल्कुल वैसे ही। आज हम लोग क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, पहले ये जानेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय किसको कहा जाता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिन पर बातचीत होनी, जीडीपी बातचीत करें। इसके अलावा फिर इससे रिलेटेड आज भी हम लोग कुछ, जैसे हमारी हमेशा बातचीत होती है, पहले हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट को पूरा समझते हैं, फिर उस पर एमसीक्यू भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसे आपके पूरे सिलेबस पर मेरी बातचीत होनी। मॉड्यूल ए हम लोग कवर कर ही चुके हैं, मॉड्यूल बी पर हम लोगों की बातचीत हो रही है। ठीक साहब? तो मॉड्यूल बी का जो आज हिस्सा है वो है आपका नेशनल इनकम। सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रीय आय होती क्या है, नेशनल इनकम किसको कहा जाता है। ठीक है? फिर उसके बाद देखेंगे वेरिएबल्स कौन कौन, जीपी क्या होता है जी। बहुत आसान सी भाषा में इसको, ताकि इजी आप तक सारी बात पहुंच जाए और आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार भी हो जाए, तो भी देख लेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर अगर किसी से कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय क्या है मित्रों, तो वो कहते हैं कि राष्ट्रीय आय साल की इनकम। ठीक है? बात बहुत हद तक सही है, लेकिन एकदम सही नहीं कहा जा सकता। इसकी और परिष्कृत परिभाषा, यानी और अगर प्योर डेफिनेशन इसकी देखें, और शुद्ध रूप की डेफिनेशन बीकॉम वगैरह कैंडिडेट से जब बातचीत की जाती है तो और अच्छी परिभाषा दी। तो किसी भी देश का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री की फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर, और इस पे फाइनल गुड्स एंड, कुछ बातें आपको याद रखना है। नेशनल इनकम, ध्यान से, नेशनल इनकम स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं। नेशनल इनकम में डुप्लीकेशन नहीं होती। जिस चीज की गणना एक बार हो गई है, जिस चीज का कैलकुलेशन एक बार हो गया, उसका कैलकुलेशन दोबारा नहीं। स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं कि अगर पिछले वर्ष का कोई स्टॉक है तो उसको इस साल के राष्ट्रीय आय में हम लोग नहीं ऐड करेंगे। ठीक साहब, इतनी बात। और तीसरी बात, नेशनल इनकम में इंटरमीडिएटरी गुड्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक? नेशनल इनकम में जब हम अभी बातचीत करें, इसकी बातचीत करें फाइनल गुड्स एंड, एक देश ने किसी भी फाइनेंशियल, एक कंट्री ने फाइनेंशियल ईयर में जो भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस की हैं, मॉनेटरी वैल्यू मार्केट प्राइस पर क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। नेशनल इनकम कमेटी जो सबसे पहली बार बनी, वैसे नेशनल इनकम का तो दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, लेकिन जो भारत में, आजाद भारत में जो सबसे पहले नेशनल इनकम कमेटी बनी, वो बनी है 1940। इन्होंने स्टडी किया था 19 तक, 1949 गठित हुई, तो भारत की पहले सरकारी समिति है, गवर्नमेंट की बनाई हुई पहली नेशनल करते थे। पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनका नाम याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। पहली नेशनल गठित हुई है। आप जो है जब पीसी महालनोबिस की बात करते हैं, जो आप द्वितीय पंचवर्षीय प्लानिंग, इसका टाइम पीरियड है 1956 से लेकर 1961 तक। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जानी जाती है, स्पेशली हैवी इंडस्ट्रीज लगाए गए थे, तो औद्योगिकीकरण के लिए ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जाती है। तो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग का मॉडल भी डिजाइन किया था पीसी महालनोबिस साहब ने, तो अपने आप में महत्वपूर्ण व्यक्ति। इस कमिटी जो डेफिनेशन थी, वही डेफिनेशन मैं आपसे बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का मतलब होता है किसी भी एक देश ने किसी भी फाइनेंशियल, जो भी गुड्स और सर्विस, फाइनल गुड्स और सर्विस, अंतिम वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित की हैं, प्रोड्यूस की हैं, मार्केट वैल्यू प्राइस होगी, वो क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। पहले इसको हम फैक्टर कॉस्ट पे निकाला करते थे, लेकिन 2015 के बाद से हम इसको निकालने लगे हैं, मार्केट प्राइस पर निकालने लगे हैं, बाजार कीमत पर। अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, कुछ बातें पहले समझे। राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी बता दिया आपको। नेशनल इनकम की डेफिनेशन से सवाल नहीं बनते हैं। नेशनल इनकम के इस डेफिनेशन से जहां से अलग से सवाल बनेंगे, मतलब ये परिभाषा क्या है, इस पर कोई प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। प्रश्न क्या बनेगा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय क्या चीज रखा जाएगा, क्या चीज नहीं रखा जाएगा। तो जो आपका लास्ट ईयर का स्टॉक है वो नेशनल कैलकुलेट होता है। क्लियर है? दूसरी बात क्या है मित्रों,
ऐसी कोई भी इनकम के प्रोडक्शन में आपने हिस्सा, गिफ्ट आ गया, चैरिटी आ गया, डोनेशन आ गया, ये सब राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं बनता है। दूसरी बात, इंटरमीडिएटरी गुड्स की वैल्यू को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। डुप्लीकेशन नेशनल होना चाहिए, वैल्यू होगी, 2 बार हम दोहराव नहीं करेंगे। इंटरमीडिएटरी गुड्स रखने का यही एक बड़ा दिक्कत था कि इंटरमीडिएटरी गुड्स की वैल्यू रख लेते हैं, तो जब हम फाइनल जो है गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन में दोहराव आ जाता है, डुप्लीकेशन आ जाता है, नेशनल इनकम नहीं होना चाहिए। आपसे पूछ कि नेशनल क्या कैलकुलेट किया जाएगा, नेशनल इनकम क्या कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय के लिए कमेटी कब बनी, 1940 के चेयरमैन बनी है, तो हालनोबिस, हालनोबिस 1949 परिभाषा है, वो परिभाषा मैंने आपको दी। राष्ट्रीय आय के लिए में फाइनल गुड्स उसकी मॉनेटरी मार्केट प्राइस पर बिना किसी विदाउट डुप्लीकेट कॉल्ड नेशनल इनकम। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आप जीपी कैलकुलेट, एनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट बातचीत करेंगे, ये भी जानेंगे कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस किसको कहा जाता है। और नेशनल इनकम क्या है देख लेते हैं भैया। अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम, national income is defined as a monetary value of all final goods and services produced by a country within a financial year without duplication। ठीक है, यही चर्चा में भी मैंने आपसे की। दूसरी एक और परिभाषा ले लीजिएगा, नेशनल इनकम यूज assess the overall economic well-being of a country is resident income distribution and the level of economic development। तो नेशनल इनकम से हमें कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या लोगों की औसत आय है, क्योंकि जब हम इस टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं क्या मिल जाती है, पर कैपिटा इनकम। हमें ये भी पता चलता है इस देश की नागरिकों की औसत आय क्या है, इकोनॉमिक हेल्थ क्या है, ये हमें राष्ट्रीय आय से भी पता चलता है। ठीक है, इट सर्व एज एन इंपॉर्टेंट इनपुट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब दो बातें यहाँ पर देखिए, नेशनल इनकम इज नॉट ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं। कोई भी स्टॉक जो आपका पिछले वर्ष से रखा गया है वो नेशनल इनकम इस साल कैलकुलेट करेंगे की गणना, क्योंकि फिर डुप्लीकेशन आ जाए, क्योंकि उस स्टॉक का कैलकुलेशन लास्ट ईयर हो चुका है। ठीक है साहब, नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन मार्केट प्राइस। नेशनल इनकम किस पे मेजर किया जाता है, मार्केट प्राइस पर किया जाता है। अब दो तरीके की प्राइस आप बेसिकली देखते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। दोनों में अंतर क्या होता है भैया, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट किसको कहा जाता है, यहाँ आपके लिए परिभाषा रखी गई है, सारी बातें मैंने आपके लिए लिखा है, अभी मैं इसको समझा भी दे रहा हूँ। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स प्रोडक्शन कंज्यूम्ड और यूज और सर्विस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो किसी भी सर्विस प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर्स उनमें इन्वॉल्व थे, उन पर जो कॉस्ट आती है वो कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। अब इसको और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। मार्केट प्राइस क्या, मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस पर एक प्रोडक्ट अंतिम रूप से मार्केट में बेचा जाता है। इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, इनपुट प्राइस, प्रॉफिट एटसेट्रा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स the taxes imposed by the government and the subsidies provided by the government for the producer। अब इसको ऐसे समझो, एक पेज जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जब भी कोई गुड्स या जाएगी उनमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, के बिना वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है। लैंड होगा, लेबर होगा, यानी जमीन होगी, भूमि होगी, लेबर मतलब श्रम होता है, चाहे मशीन करे या व्यक्ति करे, कैपिटल होगा यानी पूंजी होगी, क्लियर है। और इन सबको इकट्ठा करने वाला कौन, तो एंटरप्रेन्योर। कौन होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, क्लियर है। अब लैंड की जो मॉनेटरी इनकम होती है किस फॉर्म में चल के आती है, रेंट के रूप में, क्लियर है। लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं, दूरी मिलती है। कैपिटल की मॉनेटरी यानी ब्याज होता है, और इन सब के बदले एंटरप्रेन्योर है प्रॉफिट मिल। ठीक है साहब, ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज आप उत्पादित करते हैं, यूज करते हैं, तो उनमें ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लैंड जहां पर उत्पादन होगा, लेबर जो उत्पादन करेंगे, जो श्रम का सहयोग करेंगे, कैपिटल ये दोनों तभी आ पाएंगे जब आपके पास पूंजी होगी, पूंजी लगेगी। और इन तीनों को इकट्ठा करने का काम कौन करता है, एंटरप्रेन्योर, उत्पादन करता, सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में, बार बार प्रोडक्शन का नाम ले रहे हैं, उत्पादन करता रख देते हैं। लैंड की जो मॉनेटरी इनकम होती है वो किस फॉर्म में आती है, रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में लेबर की, कैपिटल इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में आती है एंटरप्रेन्योर के लिए। अब एक बहुत मजेदार बात यह है कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी इनकम इनमें से कहीं एक जगह से आ रही होगी, एक से ज्यादा जगह से आ रही होगी, लेकिन इन्हीं में से किसी से आ रही। या तो आप रेंट से अपनी इनकम अर्न कर रहे होंगे, या तो वेजेस। वेजेस का मतलब सिर्फ यहाँ मजदूरी, मजदूरी कर रहा है तो उसको वेजेस मिल रहा है। अर्थव्यवस्था में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करो जिसके बदले आपको कुछ पारिश्रमिक,
ताना मिल रहा है तो वो क्या है, वेजेज ही कहलाएगा। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो सैलरी मिल रहा है इकोनॉमी के पॉइंट आपका वेजेस ही है। तो आप वेजेस से या तो अर्न कर रहे होंगे, या तो इंटरेस्ट से अर्न कर रहे होंगे, या तो अगर आप उत्पादन करते हो तो आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो आपकी इनकम इन 4 जगहों से आती है, बहुत इत्मीनान से समझिएगा। आपकी इनकम इन 4 जगहों से, 5वीं जगह आपके लिए नहीं। या तो आप रेंट से कमा रहे होंगे, या तो आप वेजेस से, सैलरी वगैरह से कमा रहे होंगे, या तो आप ब्याज से कमा रहे हैं, या तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक साहब, इतनी बात समझ में आ गई? और ये क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यही फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, और उन पर जो कॉस्ट लगी है, यानी किसी वस्तु में अगर ये फैक्टर इन्वॉल्व हैं, तो इन पर जो कॉस्ट आ रही है, इन पर क्या कॉस्ट आ रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। भाई अगर मैं कोई वस्तु बना रहा हूं तो मैं प्रॉफिट भी लूंगा, मैं मजदूरी भी दूंगा उस वस्तु को बनाने के लिए। तो ये जो कॉस्ट उस पर लग रही है, ये आपकी इनकम का सोर्स है, लेकिन यही कॉस्ट भी तो उस पर लग रही है। तो ये क्या कहलाएगी, फैक्टर कॉस्ट। अगर ये याद नहीं हो पा रहा तो आसान बोलचाल की भाषा में जिस भी कीमत वस्तु उत्पादित की गई है, उसकी क्या कहलाएगी, फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को आप सामान्य भाषा में प्रोडक्शन कॉस्ट बात। यानी अब दूसरा है मार्केट प्राइस। अब इस फैक्टर कॉस्ट पर तो वस्तु बेची नहीं जाती है, इस पर तो वस्तु बेची नहीं जाती मार्केट के अंदर, क्लियर है। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पर वस्तु नहीं बेची जाएगी, वो मार्केट प्राइस पे बेची जाएगी, और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होता है, इसी फैक्टर कॉस्ट में, इसी फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट लैंड लेबर फैक्टर है, इस पर ये सारी कॉस्ट लग रही है। इसी फैक्टर कॉस्ट में, इस टोटल में, यानी इसी फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम क्या जोड़ दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़, गुड्स और सर्विसेज पर क्या लगता है, डायरेक्ट टैक्सेस, या आप इसको बोल सकते हैं, अगर हम इस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दें, यही क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस बन जाएगा। अगर उस वस्तु पर सब्सिडी भी लग रही है, सब्सिडी का प्रोविजन पर है, तो सब्सिडी क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, फैक्टर मार्केट प्राइस पर आ जाएंगे। यानी जो लागत कीमत, उस पर जो सरकार टैक्स लगा रही है, क्योंकि टैक्स भी तो हमें पे करना है, तो हम वस्तु किस पर लेते हैं, हम वस्तु फैक्टर कॉस्ट पे नहीं खरीदते हैं, हम मार्केट प्राइस पर खरीदते हैं, क्योंकि हम उस पर लगे हुए टैक्स को भी पे करते हैं। तो अगर फैक्टर कॉस्ट यानी उत्पादन कीमत पर मार्केट, अगर उस फैक्टर कॉस्ट पे हम टैक्स को जोड़ दें, तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस बन जाएगा। अब जो आपकी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, मार्केट प्राइस। अब एक और मजेदार बात, अगर इसी मार्केट प्राइस से ये इनडायरेक्ट टैक्स को हम वापस कर दें, यानी यही प्रक्रिया अगर हम दोहरा दें, तो क्या है भैया, अगर इसी मार्केट प्राइस से हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें, तो फिर हम कहां पहुंच जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो किसी भी चीज अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, ध्यान से समझिएगा, तो उसकी मार्केट प्राइस से आपको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देना है। या अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंच, फैक्टर कॉस्ट पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कर दीजिए, अगर सब्सिडीज पे तो सब्सिडी माइनस कर दीजिए, किस पे आ जाएंगे आप, मार्केट प्राइस पर। क्लियर है इतनी बात। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है मित्रों आपके लिए, कि इसमें देख लीजिए किस फॉर्म में आता है, वेजेस है ना, वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, और इनपुट प्राइस है, प्रॉफिट है। ये सारी चीजें आप जब ऐड कर देते हैं तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाता है। और आप इसमें क्या इंक्लूड कर देते हैं, सरकार जो आप पर टैक्सेस इंपोज, टैक्सेस कौन से, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके ऊपर यानी वस्तुओं के ऊपर लगाए जा रहे हैं। बहुत आसान सा मामला है, क्लियर है इतनी बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते इस परिभाषा तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से वेरिएबल्स देखने हैं। तो वेरिएबल में क्या क्या है भैया, जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी है, एनआई है, और पीसीआई पर कैपिटा इनकम जिसको कहा जाता है। ये देशों के नागरिकों की औसत आय होती है। अब एक एक करके देखते हैं ध्यान से, है ना, बाकी सारी बातें आपके लिए लिख। सबसे पहले हम लिखेंगे जीडीपी। बहुत आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा गहरा इसमें हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही आसान भाषा में। बाकी इसको विधिवत जो है पढ़ाया गया है, नेशनल इनकम को बड़ी लंबी क्लास देखिए, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, जीडीपी को प्रोडक्शन है वो क्या है वो क्या है, वो क्या चीज़ है, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इन सब पर हम लोगों ने ठीक से बातचीत की है। ग्रॉस डोमेस्टिक पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या असर इकोनॉमी पर, ये सब हम लोगों ने। लेकिन यहाँ मैं उससे भी आसान आपको बता, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से। जीडीपी क्या कह रहा है भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, कुल, सकल, टोटल। क्या टोटल लेना है हमें, प्रोडक्शन ले। और आपको पता है प्रोडक्शन दो ही चीजों का होगा, या तो गुड्स का, या तो सर्विसेज का, वस्तुओं का, या तो सेवाओं का। अब टोटल प्रोडक्शन ना लेके नेशनल इनकम में हमें क्या लेनी होती, मनी वैल्यू लेनी, क्या लेनी होती है, क्या, मनी वैल्यू लेनी, मॉनेटरी वैल्यू। और ये मॉनेटरी वैल्यू पर लेते हैं, मार्केट प्राइस पर लेते हैं। किसकी लेते हैं, गुड्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या हो रहा है, गुड्स ऑफ, तो हमें गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी ना लेके हमें उसका क्या लेना है, उस गुड्स और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू लेनी है। तो ग्रॉस का मतलब हो गया कुल, प्रोडक्शन किसका है, गुड्स और सर्विसेज का, क्वांटिटी ना लेके क्या लेना है, जो भी उस वस्तु की टोटल मॉनेटरी वैल्यू मार्केट प्राइस पर निकल के आए, वो हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन इसका प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए, डोमेस्टिक होना चाहिए।
डोमेस्टिक का मतलब है कि जब भी हम नेशनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी में बाहर से प्राप्त इनकम को ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है साहब, क्लियरली कह रहा है भैया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपका घरेलू उत्पादन क्या है, आपने अपने देश की सीमाओं के अंदर क्या उत्पादित किया है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहता है कुल उत्पादन, क्वांटिटी नहीं लेके हमें क्या लेना है, मनी वैल्यू, किस पर लेना है, मार्केट प्राइस पर लेना है। तो टोटल जो उत्पादन आपने किया है, जो कुल प्रोडक्शन आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का किया है, उसकी मार्केट प्राइस पर जो मनी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। यानी या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी के कुल सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से, टर्सरी सेक्टर से, इन तीनों से जो भी प्रोडक्शन हुआ सर्विसेज का, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी। और चूंकि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इसलिए आप क्या करोगे भैया, अपने देश की सीमाओं के भीतर जो आपने उत्पादन किया, क्या होगा, जीडीपी की परिभाषा क्या होगी मित्र, जीडीपी का मतलब हो गया एक कंट्री किसी भी फाइनेंशियल देश की सीमाओं के भी बाउंड्रीज के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, मॉनेटरी वैल्यू मार्केट प्राइस पर क्या कहलाएगा। अब किताबों में आपको अलग अलग परिभाषा मिल जाएगी, तो ये भी जोड़ देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इकोनॉमी में जो कुल सेक्टर्स हैं प्रोडक्शन के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी, वहां से जो कुल उत्पादन हुआ है, उनकी मॉनेटरी मार्केट प्राइस पर एक देश की सीमाओं के अंदर किसी फाइनेंशियल क्या कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी। जीडीपी में दो बातों का ध्यान आपको रखना है, पहला डोमेस्टिक प्रोडक्शन, आप फाइनल गुड्स तो आपको लेना है, देश के बाहर का कुछ भी उत्पादन इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। अब एक और चीज, क्या अगर इस देश में कोई विदेशी नागरिक रह के प्रोडक्ट करता है तो क्या उसके उत्पादन को ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नागरिकों को ध्यान में नहीं रखेंगे, बल्कि बाउंड्रीज को ध्यान, बाउंड्री के बाहर का जीडीपी के समय ऐड। अगर कोई विदेशी नागरिक भी बाहर में भारत में कर रहा है, भारत की इकोनॉमी में उसका उत्पादन हो रहा है, तो आपकी जीडीपी, अब ध्यान से समझिए, जीडीपी क्या हो गया भैया, कुल प्रोडक्शन। आप इतनी बात समझ में, अब चूंकि इसमें बाहर का तो हमने ऐड नहीं किया है, और एक बात आपको और याद रखना है, जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो वहां बाउंड्री कंसीडर नहीं होती। जीडीपी में तो आपको बाउंड्री कंसीडर करनी है, राष्ट्रीय आय, क्योंकि एक देश देश के अंदर भी इनकम जनरेट करता है और देश के बाहर भी इनकम जनरेट करता है। लेकिन सबसे पहले हमें राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए क्या करना होगा, अपने देश के प्रोडक्शन को, तो हमने ले लिया भैया, किस रूप में लिया, जीडीपी में लिया। अब हमें बाहर के प्रोडक्शन को भी ऐड करना चाहिए, लेकिन जीडीपी में नहीं। उसके लिए हम किस पर आ जाते हैं, इसके बाद हम इसी पर निकालेंगे एक अगली ग्रॉस वैल्यू, और ये क्या कहलाएगी, जीएनपी, तो कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये क्या है भैया, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जबकि ये क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद है। और जब हम राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे तो देश के बाहर का भी लेंगे, देश के अंदर का लेंगे। इसीलिए इसका जो इक्वेशन क्या कहता है, जीडीपी। जीडीपी क्या था, आपका कुल डोमेस्टिक प्रोडक्शन था। जब हम इसमें ऐड कर देते क्या, एक्स, एक्स का मतलब है वो सारी इनकम जो आपको बाहर से प्राप्त हुई, सामान्य तौर पर हम इसको एक्सपोर्ट बोल दें। जब इसमें बाहर से प्राप्त कुल मौद्रिक आय तो देंगे, और इससे माइनस कर देंगे जो यहां से निकल के जा रही है, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, जाएगा जीएनपी। अब एक्स माइनस एम को ही आप क्या बोलते हैं, एक्स माइनस एम को ही आप लोग क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कहीं कहीं पर एक्स माइनस एम की जगह क्या लिखा मिल सकता है आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जितना आसान हो पा रहा है मैं उतना आसान आप करो। बाकी भैया नेशनल इनकम अर्थव्यवस्था में, आपकी इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना, तो समझने के लिए बड़ा लंबा समय चाहिए। मेरी तब भी आपके साथ प्रयास है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं, फाउंडेशन बैच में इसको बहुत विधिवत बताया गया है, ठीक है, फिर भी बहुत आसान भाषा में मैं आप तक ये बात पहुंचाने का पूरा प्रयत्न है। तो अब देखिए भैया, क्यों हमने जीएनपी पे किया, क्योंकि भैया राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हमें अंदर और बाहर दोनों का प्रोडक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए पहले हम अपनी घरेलू इनकम निकालेंगे, और हमारी घरेलू इनकम किस फॉर्म में, जीडीपी के फॉर्म में। अब जब इसमें हमने बाहर का ऐड कर दिया, तो वैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स होंगे जो दूसरे देश के भारत में प्रोडक्शन कर, यहाँ से वो लेकर जा रहे हैं, या हमें कई बार देना पड़ता है। तो ऐसे केस में वो हमारे लिए क्या बन गया, एम बन गया। एम का मतलब है, आप सामान्य तौर पर हम इसको इंपोर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या एक्स माइनस एम क्या कहलाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आपको मिल है। इसको और आसान भाषा में आप सीधे सीधे इंपोर्ट बोल के कहा करिए कि एक्स का मतलब वो सारी मॉनेटरी वैल्यू है जो यहाँ से निकल, एक्स का मतलब वो सारी मॉनेटरी वैल्यू जो आपको बाहर से प्राप्त हो रही है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज आप रिसीव कर रहे हो। और एम का मतलब होता है वो सारी मॉनेटरी वैल्यू जो आप यहाँ से बाहर दे रहे हो।
ठीक है। अब एक्स में वो सब मत जोड़ लीजिएगा जिसके उत्पादन में आप शामिल नहीं, गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गई, है ना, ये सब मत जोड़िएगा इसमें, ठीक है साहब। चलिए, अब तो निकल आई ग्रॉस वैल्यू। अब नेशनल इनकम को शुद्ध निकालने का प्रयत्न किया जाता है, प्योर नेशनल इनकम निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये दोनों है ग्रॉस वैल्यू, और ग्रॉस से ज्यादा क्या प्योर होती है, नेट वैल्यू प्योर होती है। इसलिए फिर हम इस जीएनपी पर निकालते हैं, एनएन, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं, और नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए बस हमें ग्रॉस वैल्यू से जो जीएनपी थी उससे क्या माइनस कर देते हैं, डेप्रीशिएशन वैल्यू। क्या माइनस, डेप्रीशिएशन वैल्यू जब हम माइनस कर देते हैं तो हम ग्रॉस से कहाँ आ जाते हैं, नेट पर। और ये सवाल आपका इसी साल जेआईबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ, अक्टूबर 2023 का फॉर्मूला पूछा गया है, एनएनपी है, एनएनपी का फॉर्मूला पूछा गया था, अक्टूबर 2023 बना हुआ है, ठीक साहब। तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे इसका आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉम वगैरह जो मेरे मित्र बैठे होंगे कॉमर्स में, इसकी आप लोगों ने पढ़ी होगी। किसी भी फिक्स असेट की वैल्यू जब समय कम, जब उसमें वियर टियर हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी कमी आ जाती है, उसके साथ हम समय बिताते हैं या उसका यूज हुआ है, तो ऐसे केस में उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, स्वतः अपने आप ऑटोमेटिकली जो उसकी वैल्यू कम हो रही होती है वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। जैसे अगर ये डिजिटल बोर्ड में जो है परचेज किया है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का, और मैं अगर इसको 2 साल यूज कर, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए नहीं बची है, इसको एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ समय बीता है, इसमें कुछ वेयर एंड टियर होगा, इसकी एफिशिएंसी में कमी आई होगी, तो इसकी वैल्यू जो अपने आप कम हुई है वो क्या है भैया, डेप्रिशिएशन। तो जब हम ग्रॉस वैल्यू यानी डीएनपी से डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मित्रों, हमें नेट वैल्यू मिल जाएगा। आपको एक बात और याद रखनी है, किसी भी ग्रॉस वैल्यू से, किसी ग्रॉस वैल्यू से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो ग्रॉस वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू नेट वैल्यू। जैसे जीएनपी ग्रॉस वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन माइनस किया, क्या मिल गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऐसे ही जीडीपी भी ग्रॉस वैल्यू है, और अगर हम जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर, क्या मिल जाएगा, एनडीपी मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कहीं से भी अगर आपको ग्रॉस से नेट निकालना हो, आपको तुरंत क्या माइनस कर देना, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस कन्वर्ट होके हो जाएगा नेट, जैसे जीएनपी कन्वर्ट होके हो गया एनएनपी, वैसे ही आपका जीडीपी से अगर आप डेप्रिसिएशन करोगे, अपने घरेलू उत्पादन से अगर आप मूल्य ह्रास को माइनस करोगे, तो जीडीपी कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, एनडीपी। अब आप नेट वैल्यू पर आ गए, नेट से ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, नेट वैल्यू पर आ गए, और ये नेट वैल्यू किस पर मिली है आपको, मार्केट प्राइस पर मिली। नेट वैल्यू किस पर मिली आपको, मार्केट प्राइस पर। अब हम लोग जरा निकालते हैं इसी पे एनआई, फैक्टर कॉस्ट पर। एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, और आपको पता है भैया कि फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए हम जैसे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए क्या कर रहे थे, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दे रहे थे, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दे रहे थे, हम किस पे पहुंच जाते हैं, मार्केट प्राइस पे पहुंच जाते थे। वैसे ही मार्केट प्राइस से दोबारा फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए क्या करना होगा, मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो। तो मार्केट प्राइस पर क्या निकला आपका, एनएनपी निकला है भैया मार्केट प्राइस पर। अगर हम इससे इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें, अगर हम इससे इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें, तो हम फिर से फैक्टर कॉस्ट पे नहीं आ जाएंगे, और अगर सब्सिडी है उस वस्तु पे तो उस सब्सिडी को हमें क्या कर देना भैया, प्लस कर देना है। क्लियर इतनी बात। लेकिन अब नेशनल इनकम आपका फैक्टर कॉस्ट पे निकाला ही नहीं जाता। अब हमने कहा यार ये तो गलती हो गई, फैक्टर कॉस्ट पे निकाला नहीं जाता, मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। तो आपने कहा सर क्या दिक्कत है, फैक्टर कॉस्ट से जब चाहो तब मार्केट प्राइस पे पहुंच जाओगे। मैंने कहा कैसे मार्केट प्राइस पे पहुंच जाएंगे, तो आपने कहा कुछ नहीं करना है, इसी फैक्टर कॉस्ट पर इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दो, सब्सिडी को माइनस कर दो, मार्केट प्राइस पर आ गए। और अगर हम ये कर देंगे तो फिर एनएनपी पे ही तो पहुंच जाएंगे, फिर एनएनपी पे ही तो पहुंच जाएंगे। तो वर्तमान समय में आपका एनएनपी ही आपका क्या कहला रहा है, राष्ट्रीय आय। ठीक साहब, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर एनआई फैक्टर कॉस्ट पर निकालना होगा तो आपको ये व्यवस्था अपनानी होगी। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 रास्ते आपके पास हैं, कौन कौन सा है, प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है, और एक्सपेंडिचर मेथड। ये ये जितना आसान हो सकता था, जितना आसान हो सकता था उतने आसान तरीके से आपको बताया गया, जितना आसान हो सकता। बाकी नेशनल इनकम थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, नेशनल इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात करने को बस 7-7 8-8 घंटे की आराम से क्लास चल सकती है। इसको मिला के अगर हम बातचीत करें बहुत आराम से बहुत लंबी क्लास जा सकती है। बहुत बढ़िया टॉपिक है ना, मजेदार टॉपिक है, जितना आसान हो पाए उतनी आसान भाषा में आप तक पहुंचा दिया। ठीक है साहब, दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलिए, अब यही सारी बातें मैंने आपके लिए यहाँ पर चर्चा में लिखी, जो बातें यहाँ पर लिखी वो मैंने आपको बता दिया। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो क्या करना होता है, अब आप इस पे निकाल सकते हैं पर कैपिटा इनकम पीसीआई, और पीसीआई निकालने के लिए क्या करना है,
जब आप अपनी नेशनल इनकम को जब आप अपनी नेशनल इनकम को क्या कर देते हैं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कर देते हैं, आपका क्या निकल के आ जाता है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब भारत का औसतन कितनी कम अर्न कर रहा है। ठीक, इसी सीक्वेंस में सारी बातें आपको बताएगी। अब आइए एक एक चीज मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। GDP stands for gross domestic product. It is a widely used economic that measures the total value of all final goods produced within a country's borders, है ना, during a specific period, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, टिपिकली a year। ठीक हो गई इतनी बात भैया? बाउंड्री के बाहर का एड्स में ऐड नहीं करते। GDP सर्व्स एज अ मेजर्स ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट इज ऑफन यूज गॉज इट्स ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, है ना। तो जीडीपी देखिए भैया, अगर जीडीपी आपका लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपके देश में उत्पादन में, क्योंकि जीडीपी क्या है, टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू ही तो है, इसका मतलब आपका उत्पादन बढ़ा। उत्पादन कब बढ़ता है, जब आप डिमांड ज्यादा करते हो, इसका मतलब देश के अंदर डिमांड भी ज्यादा हो रही है, और अगर आप डिमांड ज्यादा करें तो इसका मतलब आपके पास खरीदने की क्षमता भी है, इसका मतलब लोगों की आय में भी वृद्धि हो रही है। ठीक साहब। जीडीपी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मतलब सारे सेक्टर्स जो मैंने आपको पीछे परिभाषा बताई, सच एज एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सर्विस हो गया। मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन को सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है, सर्विस सेक्टर हो गया। इट क्या है, इनकम्पासेस बोथ प्राइवेट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जैसे वहां पीछे लिखा गया है। ठीक साहब। अब आइए, जीडीपी क्या, जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू को ऐड करना है किसमें, जीडीपी में, और सबसेट करना है एम को जीडीपी से। फॉर्मूला क्या है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, एक्स माइनस वही आप क्या बोलते हैं भैया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक्स का मतलब क्या, वो इनकम जो आपको बाहर से रिसीव हो रहा है, एम का मतलब वो इनकम जो आप फॉरनर्स को यानी बाहर दे रहे हैं, जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से भी सामान्य तौर पर जानते हैं। ठीक है साहब। अगला है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, एनपी से डेप्रिसिएशन वैल्यू को आपने माइनस कर दिया, आपको एनएनपी किस पर मिल गया भैया, मार्केट प्राइस पर भी मिल गया। अब इसी एनएनपी को अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना हो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो मिला था एनएनपी मार्केट प्राइस पर, से आप माइनस कर देंगे, फैक्टर कॉस्ट पर निकालने की सारी कंडीशन पर रखी गई। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलिए अब आइए नेशनल इनकम। देखिए मैंने यहाँ फैक्टर कॉस्ट पे भी निकाला है, मार्केट प्राइस पर भी निकाला है। नेशनल इनकम को अगर फैक्टर कॉस्ट में निकालेंगे तो मार्केट प्राइस पे जो एनएनपी निकली थी उससे डायरेक्ट टैक्स को ऐड माइनस कर देंगे, सब्सिडीज को ऐड कर देंगे। जबकि अगर मार्केट प्राइस पर निकालना होगा तो एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट पे आएगा उसमें डायरेक्ट टैक्स को प्लस करेंगे, सब्सिडी माइनस कर देंगे। पीछे ये सारी चर्चा मैंने बहुत आराम से विधिवत आपसे की, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं यहाँ पर। चलिए अब इस पे भैया कुछ हम लोग प्रश्न भी देख लेते हैं। बताइए, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट मार्केट एज असर्शन एंड रीजन। देखिए भैया आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, क्या है, मार्क्ड एज, ये चमकता है बहुत नजदीक आने पे ना, यहाँ से पढ़ते हैं। गिवन बिलो क्या है, आर द टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजंस। तो यहाँ पर कथन और कारण दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही है, और इसमें से करेक्ट आंसर यू हैव टू चूज। क्लियर है। असर्शन क्या कह रहा है, इंटरमीडिएटरी गुड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं उसको जीडीपी के कैलकुलेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर रखा जाता है। और इसका जो है कारण क्या है, जो है रीजनिंग क्या है इसकी, देयर इंक्लूजन वुड लीड टू डबल काउंटिंग। अगर आप इसको इंक्लूड करोगे तो ये डबल काउंटिंग करवा देता है ना। तो कह रहा है भैया, ए ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर क्या है, ए का सही एक्सप्लेनेशन है। बी कह रहा बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी कह रहा है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए सही है आर फॉल्स है, गलत है। डी कह रहा है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्लियर है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन और रीजंस, इनके माध्यम से आपको बताना है। ठीक है। चलिए, अभी बातचीत के दौरान में से आपसे कई बार चर्चा की कि नेशनल इनकम में इंटरमीडिएटरी गुड्स को शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर है। फाइनल गुड्स की वैल्यू ली जाएगी। क्यों लिया जाता है, क्योंकि इंटरमीडिएटरी गुड्स से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें डुप्लीकेशन हो जाएगा, दोहराव हो जाता है, इसलिए स्टेटमेंट ए भी सही है, आर भी सही है, इसलिए बोथ ए एंड आर
टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इससे क्या हो जाएगा भैया, जो वैल्यू है ये डुप्लीकेट हो जाएगी, डबल काउंटिंग उसमें हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? जीडीपी के कैलकुलेशन में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज, पुरानी वस्तुओं को खरीदना और बेचना, इंटरमीडिएटरी कमोडिटीज। सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। डी कह रहा है कि नहीं इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए। आंसर करते चलिए दोस्तों। चलिए, पर्याप्त समय दे दिया गया है भैया। अभी पीछे वाले सवाल से ही आपको ये पता चला और मेरी डिस्कशन से भी आप तक ये बात पहुंची कि इंटरमीडिएट गुड्स मित्रों शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन हो जाएगा, और पुरानी वस्तुओं का बेचना और खरीदना भी शामिल नहीं होगा। इससे भी क्योंकि ये वस्तुएं जब भी प्रोड्यूस की गई होंगी का कैलकुलेशन हो चुका होगा, इसलिए इसमें दोनों ही क्या है भैया, शामिल नहीं होंगे। इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक साहब, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द, इसको बता दे नहीं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आज के अगले प्रश्न की। क्या कह रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन भारत में जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए जो है जिम्मेदार है? ठीक है, आपको दिए गए हैं तीन जो है इंस्टीट्यूट दिए गए। एक तो आरबीआई है आपका, दूसरा है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, और सी है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। और जो जीडीपी को कैलकुलेट कर रहा है भैया, वही आपका कैलकुलेट करेगा नेशनल इनकम भी, वही राष्ट्रीय आय को भी कैलकुलेट करता है। ठीक है साहब, चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सी तो जो है ना सेंट्रल ऑफिस, और एनएसएसओ नेशनल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को दिया गया है और इसको कर दिया गया है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसको कहा जाता है। क्लू भी मैंने आपको दे दिया, पूरी चर्चा मैंने आपसे कर दी, इसलिए इस क्वेश्चन के आपके पास सही आंसर आ गया। इसके लिए भी सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये बहुत बार पूछा, गाजे बाजे के साथ पूछा जाता है, कई बार स्टेट वाले एग्जाम में भी अलग अलग समय पर ये सवाल पूछा गया है, तो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? Which of the following is the correct definition for the gross domestic GDP of a country? GDP का इनमें से कहीं सही definition क्या है? The gross domestic product is the total monetary value of the economic transaction within a country in a given period, है ना, या given year। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या भैया? टोटल मॉनेटरी वैल्यू किसकी? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, एक साल में एक देश के अंदर। पहला ऑप्शन कह रहा है, बी कह रहा है द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री विद इन अ ईयर। बी कह रहा है कि ग्रॉस जो है जीडीपी आपका टोटल मॉनेटरी वैल्यू है दोनों तरीके की वस्तुओं का, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, गुड्स और सर्विसेज का, एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर, चाहे वो मॉनेटरी गुड्स हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी गुड्स हो। सी कह रहा है द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेडेबल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ गिवन ईयर। सी कह रहा है भैया जो जीडीपी होता है वो टोटल वैल्यू होता है ट्रेडेबल गुड्स का, है ना, प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ गिवन एरिया। ध्यान से ट्रेडेबल गुड्स की बात यहां पर हो रही है सिर्फ। और डी कह रहा नन ऑफ द अबव, डी कह रहा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पढ़िए क्या भैया। चलिए आइए देखते हैं इसमें कौन सी डेफिनेशन सही है। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद इन अ कंट्री। नहीं भैया, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं, गुड्स सर्विसेज का ट्रांजैक्शन, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन वैल्यू होती है ना मार्केट प्राइस पर। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत तो स्टेटमेंट हो गया। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ बोथ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी गुड्स। नहीं, नॉन मॉनेटरी गुड्स का नहीं लिया जाता है। ठीक साहब, मॉनेटरी गुड्स का सिर्फ लिया जाएगा, तो ये गलत हो गया। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेडेबल गुड्स, है ना, गुड्स सर्विसेज दोनों आएगा, इसमें सिर्फ गुड्स की बात आ रही है, तो ये भी गलत हो गया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सही? नन ऑफ द अबव। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सही? नन ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेट नेशनल इनकम? इनमें से कौन सा नेट नेशनल इनकम के बारे में सही है? आप इसको नेट नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट पढ़िए, आंसर वही होगा। आंसर करिए। द नेट नेशनल इनकम इज द टोटल ऑफ ग्रॉस प्रोडक्ट एंड डेप्रिसिएशन। जो नेट नेशनल इनकम होता है वो टोटल होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का और डेप्रिसिएशन का। द नेट नेशनल इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेट नेशनल इनकम जो होता है, नेट नेशनल का आपको मार्केट प्राइस से पीछे निकालना बताया मित्रों, है ना, वो किसका डिफरेंस होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का और डेप्रिसिएशन का। द नेट नेशनल इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डेप्रिसिएशन। और चलिए आपको मैं क्लू दे दूं, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो एनडीपी मिलेगा। ठीक है साहब, द नेट नेशनल इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डेप्रिसिएशन। बताइए भैया, आंसर करिए, क्या इसके लिए सही आंसर होगा?
आप समय ले लीजिए, लेकिन आंसर गलत नहीं होना चाहिए। नेट नेशनल इनकम, पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरा विधिवत आपको समझाया गया है। यहाँ पर इस डायग्राम पे आइए, नेट नेशनल इनकम, फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम था, और मैंने कहा था जब इस पे आप मार्केट प्राइस पे पहुंच, फिर यही सारी चीजें आप ऐड कर देंगे, एनएनपी पर दोबारा आ जाएंगे। और एनएनपी पर आने के लिए आपको जीएनपी से क्या माइनस करना था? डेप्रिशिएशन, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से आपको क्या माइनस करना है? डेप्रिशिएशन माइनस करना। क्या माइनस करना है भैया? डेप्रिशिएशन माइनस करना है। तो कहां पर लिखा है? द नेट नेशनल इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी से क्या माइनस कर दिया? डेप्रिशिएशन, यानी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाए। ठीक साहब, आज के लिए हम लोग इतनी ही चर्चा रखते हैं। अगली मुलाकात में 9 वर्ष के बाद आपसे दोबारा मेरी चर्चा होगी। तब तक मुझे उम्मीद है आप लोग इस चैनल से आपके सवाल मेरे पास लगातार आते रहेंगे। और जाने के पहले मैं और मेरी पूरी आपको जो है 9 वर्ष की वापस बहुत सारी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।